हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी की इस साल की जो एग्ज़ाम हुआ था 18 को उसी के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 15 क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम ओनली क्वेश्चंस को नहीं, साथ ही ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। हमने 15 क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है। NISAR is low Earth orbit observatory being jointly developed by ISRO and NASA. ओके, इसके बारे में काफ़ी चर्चे में था ये टॉपिक। तो इसका ये करेक्ट है क्या स्टेटमेंट? इसरो एंड नासा मिलके एक जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं, जॉइंटली काम कर रहे हैं। जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऑब्जर्वेटरी है, इसका नाम क्या दिया हुआ है? निसार दिया हुआ है ना। तो आंसर क्या होगी? ए तो करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन। निसार हैज ए लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड यूरोप स्पेस एजेंसी। नहीं, इसरो एंड नासा कर रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ निसार इज टू co-develop and launch a dual frequency synthetic aperture radar on Earth observation satellite. Yes, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है निसार का? ये क्या करती है? डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर राडर ऑन द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। निसार इज प्लान टू बी लॉन्च इन 2024। यस, ये मार्च में लॉन्च होने का प्लान है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट है लेकिन ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। तो हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? 1, 2 एंड 4। ऑप्शन किसमें है? 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 1, 3 एंड 4। 2 में क्या दिया था? यूरोप स्पेस एजेंसी। यूरोप स्पेस एजेंसी के साथ नहीं, नासा के साथ हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंडिया सोलर मिशन आदित्य L1 हैज बीन प्लेस्ड इन होलो ऑर्बिट अराउंड सन अर्थ लोरेंस पॉइंट 1। यस, आदित्य L1 को L1 पॉइंट में प्लेस किया गया होलो ऑर्बिट में। L1 points are position of equilibrium for a small objective under the gravitational pull of two massive orbital bodies. Yes, ये भी correct option है। There are 5 Lagrange point for the Sun Earth system. Yes, ये options भी correct है। And there are 5 Lagrange points for the Earth Moon system also. Yes, ये option भी correct है। तो सारे के सारे option correct है। ऑप्शन कौन सी है? किसमें दिया हुआ है? 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इंटरिम यूनियन बजट 2024, द फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन 4 स्पेसिफिक ग्रुप of the population to focus on. Which of the following is are not in the list? Okay, not in the list। इनमें से आपको बताना है कौन सी लिस्ट में नहीं है। पुअर, वुमेन, एंटरप्रेन्योर, यूथ। जो बजट है, इंटरिम बजट है, उसमें 4 ग्रुप को स्पेसिफाई किया गया था। उनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी नहीं है। तो पुअर है, वुमेन भी है, यूथ है, लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3 है ना। तो क्या था? 4 ग्रुप क्या क्या था? पुअर, वुमेन, यूथ एंड फार्मर। ओके, याद रखना है। पुअर, वुमेन एंड फार्मर एंड यूथ, इन चारों को फोकस किया गया है, एंटरप्रेन्योर को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होगी? ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन कंप्यूटर पैरेलेंस ए कुकीज इज ए मेलिशियस कंप्यूटर वायरस। कुकी जो होती है, क्या ये वायरस है? नहीं, कुकी वायरस नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगी। फिर in computer parlance, a cookie is a small piece of text sent by a website to the internet browser. Yes, कुकी क्या करती है? सेंड टेक्स्ट सेंड करती है वेबसाइट टू द इंटरनेट वायरस। ये ऑप्शंस करेक्ट है। इंटरनेट कुकीज आर यूज्ड बैंकिंग वेबसाइट ओनली। नो, बैंकिंग वेबसाइट ओनली नहीं, खाली ओनली बैंकिंग में यूज नहीं होती है, और दूसरे वेबसाइट में भी यूज होती है। इंटरनेट कुकीज हेल्प टू वेबसाइट टू रिमेंबर द क्लाइंट्स विजिट टू द वेबसाइट। इस ये ऑप्शंस करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगी? हमें क्या दिया हुआ है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 2 and 4। 2 and 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, राइट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज आर द फैक्टर और फैक्टर्स दैट हैज और हैव प्रमोट द colonial rulers to initiate jute cultivation in ब्रह्मपुत्र वैली? इनमें से आपको बताना है कौन सी फैक्टर्स है जो प्रोमोटेड द colonial rulers to initiate jute cultivation। जूट कल्टिवेशन के लिए कौन सी फैक्टर्स इन्हें प्रोमोट किया गया था? तो सेचुरेशन ऑफ लैंड सुइटेबल फॉर जूट इन बंगाल। यस, सेचुरेशन ऑफ लैंड सुइटेबल फॉर बंगाल, जोट इन बंगाल। बंगाल की लैंड्स जो जोट के लिए सुइटेबल था। हाई डिमांड ऑफ जोट इन द वर्ल्ड मार्केट। यस, हाई डिमांड थी, ये भी करेक्ट है। अबांडेंट लेबर सप्लाई इन ब्रह्मपुत्र वैली। नो, ब्रह्मपुत्र वैली अबांडेंट लेबर सप्लाई ऐसा कुछ नहीं है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आंसर सिलेक्ट करना है, तो 1 and 2 इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 1 and 2 ओनली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following characteristics make a braided river different from a meandering river of similar discharge? आपको बताना है ब्राइडेड रिवर डिफरेंट फ्रॉम मींडरिंग रिवर। मींडरिंग रिवर से ब्राइडेड रिवर किस कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस से डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं ब्राइडेड रिवर क्या होती है। ये होती है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में जो रिवर्स होती है, छोटा छोटा नेटवर्क की तरह होती है। ये छोटा होती है, उसको हम ब्राइडेड रिवर कहते हैं। और मेंडरिंग रिवर उसको कहते हैं जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, कार्व्ड शेप में जो रिवर्स होती है, उनको हम मेंडरिंग रिवर कहेंगे। तो इनमें हमको बताना है डिफरेंट क्या है ब्राइडेड रिवर की। तो वाइल्ड वाइडर एंड शेलोअर। यस, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये वाइडर होती है एंड शेलोअर भी है। ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट्स हाई सेडिमेंट लोड। यस, ट्रांसपोर्ट हाई सेडिमेंट लोड ये होती है। इरोड्स रिवर बैंकिंग रैपिडली। यस, नदी के तट जो होती है वो रैपिडली मतलब बहुत जल्दी वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, एंड डीपर, ये छोटे छोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये इतना भी डीपर नहीं होती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3 किस में दिया हुआ है? 1, 2 and 3 ये ऑप्शन ए में है। ओके, 1, 2 and 3 करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन क्या है? 1, 2 and 3। चलिए, In which of the following satras in Assam the religious head सत्राधिकारी is elected? इनमें से कौन सी सत्र में जो religious head होती है, सत्राधिकारी जिनको कहते हैं, उनको इलेक्टेड किया जाता है? इनमें से कौन सी सत्र में? उन्नति सत्र, दक्षिण पार, या फिर कामलाबारी, या फिर बरपेटा? कौन सी सत्र में इलेक्टेड किया जाता है सत्राधिकारी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली बरपेटा सत्रों में सत्राधिकारी को इलेक्ट किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एज पर ट्रिपाइटेड मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम
with representatives of United Liberation Front of Assam Alpha on 29 December 2023. Which of the following will not be set up in Assam? कौन सी नहीं है आपको बताना है. ट्रिप्टी मेमोरेंडम साइन हुआ था किन किन के बीच? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड अल्फा के बीच में हुआ था 29 दिसंबर 2023 में. और इनमें से किन को सेट नहीं किया गया है ना. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. इनमें से आंसर क्या होगी? किन को सेटअप नहीं किया जाएगा? जो साइन हुआ था उसमें क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को नॉट सेट अप इन आसाम. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को सेट नहीं कर सकते. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च ये भी होगी, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नहीं होगी. ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगी आंसर. ऑप्शन 3 हो जाएगी आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 क्या है? सी. ऑप्शन सी में इज द करेक्ट आंसर. ओके, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन सी. नॉट सेटअप बोला है तो नॉट सेटअप है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. चलिए, मैच द फॉलोइंग. ओके, मैच द फॉलोइंग बुक्स. इनमें से आपको बुक बताना है. बुक्स दिया हुआ है और ऑथर्स दिया हुआ है. आपको बताना है किन ऑथर ने कौन सी बुक लिखा है. द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ आसाम. कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ आसाम किन्होंने लिखा था? कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ आसाम लिखा था स्वर्णलता बरुआ ने. राइट, स्वर्णलता बरुआ ने लिखा था कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ आसाम. तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा. ऑप्शन 2 में है, बी और डी में है. नेक्स्ट देखते हैं, द क्वेस्ट फॉर मॉडर्न आसाम ए हिस्ट्री. द क्वेस्ट फॉर मॉडर्न आसाम ए हिस्ट्री, ये बुक किन्होंने लिखा था? ये बुक लिखा था अरूपज्योति सैकिया ने. ओके, अरूपज्योति सैकिया ने लिखा था. तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा. ए का है 4, बी का 1. फिर द अहोम री इमेजिनेट हिस्ट्री, ये किन्होंने लिखा था? द अहोम ए री इमेजिनेट हिस्ट्री, ये लिखा था अरूप कुमार जी ने. अरूप कुमार जी ने लिखा था. ओके, एंड अहोमिया मनोहर इतिहास, ये किन्होंने लिखा था? ये लिखा था डॉक्टर नगेन सैकिया ने. ओके, डॉक्टर नगेन सैकिया ने लिखा था. तो आंसर क्या हो जाएगा आप देख ले. ए का है 4, ए का है 4, बी और डी में है. बी का है 1, बी और डी में है. सी का है 3, सी का है आपकी 2. यस, सी का है 2. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विथ रेफरेंस टू द चराइदेव मैडम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चराइदेव मैडम्स के बारे में दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सी करेक्ट है. ओके, दीज आर माउंट्स containing the remains of the royalty of the Burma dynasty. Burman dynasty. These are mounds containing the remain of the royalty of the Burman dynasty. नहीं, Burman dynasty के नहीं थे. They are located along the foothills of the Patkai range. Yes, Charaidev Patkai range में आती है. Charaidev is now a UNESCO World Heritage Site. The first king who was buried after death here was Swargadev Gadadhar Sinha. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? 1 तो बर्मन डायनेस्टी नहीं होगी. पटकाई हिल्स में है, फुट हिल्स पटकाई रेंज में है, ये ऑप्शन करेक्ट है. चराइदेव इज नाउ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये नॉमिनेटेड में गया है. चराइदेव को दिया हुआ है, लेकिन वह अभी तक नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है. तो ये ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है. द फर्स्ट किंग हु वाज बरीड आफ्टर डेथ हियर तो स्वर्गदेव गदाधर सिंह ने ही फर्स्ट बरीड किया गया था सुकाफा को. ओके, सुकाफा को गया था. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2. ऑप्शन सी, ओनली 2 इज द करेक्ट. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? द प्राइम कंसर्न ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द
मेंटेनेंस ऑफ एशियन मोनूमेंट्स ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यस यस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या करती है, ये एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स को क्या करती है, मेंटेन करती है ना, रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ही इनको मेंटेन किया जाता है। इट डज नॉट रेगुलेट द एंटिक एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, नहीं, ये आया है इट रेगुलेट, इट रेगुलेट द एंटिक एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1940 डज नॉट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर Alexander Chewingham was appointed as the first Director General of ASI. Yes, this is correct option. Alexander Chewingham was appointed as the first Director General of ASI. कब हुआ था ये ASI फाउंड, कब हुआ था ये 1861 में फाउंड हुआ था। ओके, फाउंडेड 1861 एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर चेनिंगम। एएसआई इज अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट जनरल है, ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए भी एक करेक्ट है। तो आंसर क्या है 1 and 3, 1 and 3 किस में है, 1 and 3 ऑप्शन बी में है, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग वेटलैंड्स विद द डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर आर लोकेटेड। वेटलैंड दिया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सी किस में है। उर्फत बिल कहाँ है, उर्फत बिल ग्वालपारा है ना, उर्फत बिल कहाँ है, ये ग्वालपारा में है। सोनबिल कहाँ है, और लार्जेस्ट वेटलैंड इन आसाम कहाँ है, करीमगंज में है। फिर तामरंगा बिल कहाँ है, ये बंगाईगांव में है, राइट, बंगाईगांव में है। एंड नंदिनी सोनाई बिल ये कहाँ है, ये मौरीगांव में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए का 2 उपरा बिल कहाँ है, ये ग्वालपारा में है। सोनबिल करीमगंज में है। तामरंगा बिल कहाँ है, तामरंगा बिल है बंगाईगांव में। एंड नंदिनी सोनाई बिल क्या है, ये मौरीगांव में है। आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। इंस्टीट्यूट दिया हुआ है एंड ईयर दिया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है, आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूट को इस ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। कॉटन कॉलेज कब हुआ था, कॉटन कॉलेज 1901 में हुआ था, राइट। कॉटन कॉलेज कब हुआ था, ये इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था, 1901 में हुआ था। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी 19 एंड आसाम मेडिकल कॉलेज ये 1948 में हुआ था। आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1969 में हुआ था। एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी कब हुआ था, 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ए का 1 2 में है, बी का 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स पार्टनिंग टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। इनमें से आपको बताना है डेवलपमेंट्स पार्टनिंग हिस्ट्री मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू दिस डेवलपमेंट यूजिंग कोड गिवन बिलो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कौन सी डेवलपमेंट किस ईयर में हुआ था, उसी में बताना है। तो शेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, डेवलप हुआ था। शेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ये डेवलप हुआ था 1971 में, 1917 में हुआ था। लॉर्ड मैकॉलेज मायूट कब हुआ था, ये हुआ था 1835 में हुआ था।
रिगिल कमीशन कब सेटअप हुआ था? ये जनवरी 27 1902 में हुआ था। एंड वुड्स डिस्पैच कब हुआ था? ये 1854 में हुआ था। ओके, तो उसी से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिठाएंगे। तो पहले कौन सा था? 1835 जो लॉर्ड मैकुली, वो ऑप्शन बी में है, सी में है 2। ओके, नेक्स्ट है 1854 वुड्स डिस्पैच 4, ऑप्शन 4 आएगा। फिर आएगा आपका ऑप्शन 3 1902 एंड 1917। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी ईयर में क्या, कौन सी कमीशन डेवलप हुआ था, उसी को हम बिठाएंगे तो आंसर मिल जाएगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द काजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से आपको बताना है द टेम्पल्स एट काजुराहो वर बिल्ट ड्यूरिंग द चंदेला डायनेस्टी। The temple of Khajuraho are associated with Hinduism and Jainism. The temple are built in Dravidian style architecture. These are situated in Chhatrapur district of Maharashtra. तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर बिल्ट ड्यूरिंग द चंदेला डायनेस्टी। यस, चंदेला डायनेस्टी में ये टेम्पल बनाया गया था 12th सेंचुरी में। ऑप्शन ए तो करेक्ट है। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर एसोसिएटेड विथ हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। द टेम्पल आर बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, नहीं, ये टेम्पल द्रविडियन आर्किटेक्चर के स्टाइल में नहीं बना था, ये बना था गुर्जरा परथरा स्टाइल में बनाया गया था। गुर्जरा परथरा स्टाइल में बनाया गया था। गुर्जरा परथरा स्टाइल में बनाया गया था। एंड और क्या है? दिस आर सिचुएटेड इन छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 2। 1 and 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स प्रिटेनिंग टू फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। प्रिटेनिंग टू फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया आपको बताना है कौन सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, कौन सी ईयर में कौन सी फ्रीडम हुआ था। ओके, माउंटबेटन प्लान कब हुआ था? ये 3 जून 1903 का है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 में हुआ था, सभी को पता है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 में हुआ था। वेबल प्लान कब हुआ था? वो शिमला कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट हुआ था। वेबल प्लान 1945 में हुआ था, 14 जनवरी में। और रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी कब हुआ था? ये 1946 की 18 फरवरी में हुआ था। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले कौन आएगा? 1942, राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन 2 फर्स्ट। सेकंड आएगा 1945 वेबल प्लान, ऑप्शन 3 सेकंड आएगा। थर्ड आएगा 1946 रॉयल इंडिया नेवी म्यूनिटी एंड ऑप्शन 1 माउंटबेटन प्लान, ऑप्शन 1। सभी को पता है इनमें से सबसे लास्ट कौन आया था? माउंटबेटन प्लान। अगर 1 देख लेंगे ऑप्शन में से तो ये 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नीति फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाज सेट अप इन फरवरी 2018। ओके, नीति फोरम कब सेटअप हुआ था? इससे भी क्वेश्चन बन सकती है। फरवरी 2018 में बना था नीति फोरम। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नीति फोरम कब बना था? 2018 में हुआ था, फरवरी महीने में। टू एड्रेस वेरियस चैलेंजिंग in the region and recommend requisite intervention of achieve sustainable economic growth. The forum has identified 5 focus area for northeast. Which of the following keys are not in the listing of focus area? Not बोला है, कौन सी focus area में नहीं आती है? not बोलना है। ऑप्शंस में क्या क्या है? टूरिज्म,
pisciculture, pulses and fruits. tourism, pisciculture, pulses and fruits. किसमें फोकस नहीं है उसको बताना है आपको. फोकस नहीं है, नॉट बोला है, तो 5 फोकस किस क्या क्या है. टूरिज्म है, पिसिकल्चर है, वेम्पो है, डायरी है एंड टी है. ओके, पल्स एंड फ्रूट्स नहीं है. ये दोनों ऑप्शन गलत है. आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 2. नॉट बोला है, देखिए नॉट बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा 3 एंड 4. ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट आंसर. टूरिज्म, पिसिकल्चर, फिर बम्बो, फिर डायरी एंड टी आती है. ये 5 फोकस आई है. नीति फोरम एस्टेब्लिश हुआ था जो 2018 में फरवरी में. उसका फोकस किस किस में है. टूरिज्म में है, पिसिकल्चर जो है फिश कल्टीवेशन के लिए, और वेम्बोज, डायरीज एंड टीज. ओके, पल्सेस एंड फ्रूट्स नहीं है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर इनकरेक्टली मैच. इनकरेक्टली मैच बताना है इनमें से आपको. स्टेट बर्ड ऑफ असम. स्टेट बर्ड असम की स्टेट बर्ड क्या है. असम की स्टेट बर्ड क्या है. यस, असम की स्टेट बर्ड होती है व्हाइट विंग्ड वुड डक या फिर देवहा, है ना. व्हाइट विंग्ड वुड डक. व्हाइट विंग्ड वुड डक होती है असम की स्टेट बर्ड. तो ये तो आंसर नहीं है. स्टेट एनिमल ऑफ असम राइनो. यस, ये करेक्ट है. स्टेट एनिमल असम की राइनो होती है. स्टेट फ्लावर ऑफ असम. स्टेट फ्लावर क्या है. एंड स्टेट ट्री ऑफ असम हलंग है. ये भी करेक्ट है. राइट. आंसर क्या हो जाएगी हमारी. आंसर हो जाएगी कौन सी इनकरेक्ट है. स्टेट फ्लावर क्या है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे. असम की स्टेट फ्लावर क्या है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे. ओके, उसकी जो साइंटिफिक नेम हम बता देते हैं. आप हमें एसएमएस में क्या कहते हो उसको आप हमें कमेंट करके बताना. तो असम स्टेट फ्लावर के साइंटिफिक नेम होती है फोक्सीटेल ऑर्चिड. राइट, फोक्सीटेल ऑर्चिड होती है. फोक्सीटेल ऑर्चिड. फोक्सीटेल ऑर्चिड होती है असम की स्टेट फ्लावर. उसका एसएमएस नेम क्या है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे. ठीक है. हलंग असम की स्टेट ट्री है. आंसर क्या हो जाएगी इनमें से आपको क्या बताना था. करेक्ट इज आर इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्टली कौन सी मैच है. स्टेट बर्ड एंड स्टेट फ्लावर 1 एंड 3. 1 एंड 3 किस में है. 1 एंड 3 ऑप्शन बी में है. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. इनमें से पेयर्स दिया हुआ है, एक में प्लेस दिया हुआ है और एक में इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा. लाइफ ऑफ बुद्धा की इवेंट्स दिया हुआ है एंड एक में प्लेस दिया हुआ है. आपको बताना है करेक्ट पेयर कौन सी है. लुम्बिनी. लुम्बिनी में बुद्धा का बर्थ हुआ था. यस, लुम्बिनी में बुद्धा जी का बर्थ हुआ था. ये ऑप्शन करेक्ट है. सारनाथ. सारनाथ में क्या हुआ था. धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था. यस, ये भी ऑप्शंस करेक्ट है. कुशीनगर द एनलाइटमेंट एंड बनारस द मेरिकल. बनारस में मेरिकल नहीं हुआ था. ये ऑप्शन गलत है. कुशीनगर द एनलाइटमेंट नहीं, ये ऑप्शन गलत है. कुशीनगर में क्या हुआ था. बुद्ध जी का डेथ हुआ था. ओके, है ना. बुद्ध जी का डेथ हुआ था कुशीनगर में. वो रेस्टिंग प्लेस है उनकी. और बनारस द मेरिकल्स नहीं है. तो ऑप्शन क्या होगी 1 एंड 2. 1 एंड 2 ऑप्शन बी में है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है. आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. The Delimitation Commission is appointed by President of India and works in collaboration with Election Commission of India. Yes, correct है ना. Delimitation Commission अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और वर्क किसके साथ कोलैबोरेट होकर करते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Okay, Article 82 of Constitution of India state that the Parliament is required by law to enact a delimitation act following each census. Yes, ये भी ऑप्शन करेक्ट है. आर्टिकल 82 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट पार्लियामेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑफ इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट
The first delimitation exercise is post-independent India was held in 1952 as per the 1951 census. Yes, first delimitation हुआ था 1952 में as per 1951 की सेंसस की. ये भी ऑप्शन सही है. द प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री constituencies has been done on the basis of 2001 census figure under the provision of the Delimitation Act 2002. ओके, ये भी ऑप्शन करेक्ट है. ये सारे ऑप्शन अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन सारे ऑप्शन करेक्ट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 and 4. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब हमें इलेक्शन कमीशन के कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, उनमें से आपको बताना है. क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यूजिंग द कोड्स. इनकरेक्ट है इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्या इनकरेक्ट है उसको हम बताना है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंटली empowered to conduct free election of the national and state legislative including the panchayats. No, ये options गलत है. 2. The powers of the election commission of India is derived from article 324 of the constitution of India. The power of commission India derived from article 324 of the constitution of India. Yes, ये options correct है. election of commission के बारे में. Rajiv Kumar is the present chief election commissioner who joined his office on 5th May 2022 में राजीव कुमार जी ने एज ए चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है. ये ऑप्शन तो करेक्ट है. द इलेक्शन कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 years. नहीं, द इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 6 years. 6 years में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट ऑप्शन बताना. तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4. ऑप्शन सी 1 and 4. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जीएसटी के कुछ दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसको आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो जीएसटी के बारे में क्या दिया? जीएसटी इज ए सक्सेसर ऑफ वैट यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. GST is a successor of VAT used in India on the supply of goods and service. Yes, option ये option correct है. फिर GST came into effect from 1st July 2017 through the implementation of the 101st Amendment of the Constitution of India. Yes, ये option भी correct है. 2017 में GST effect में आया था. Every decision of the GST Council is to be taken by a majority of not less than 3/4 of the weight votes and the number present and voting in the meeting. Yes, 3/4 vote चाहिए. Option 3 भी correct है. The GST Council is chaired by the Prime Minister of India. Chaired by the Prime Minister of India. नहीं, ये ऑप्शन गलत है. The GST Council is chaired by the Finance Minister of India. Okay, चीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए. तो ये ऑप्शन गलत है. आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 किस में है? ऑप्शन डी में है. 1, 2 and 3. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन दो देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. ओके, तो आर्टिकल 226 of the Constitution of India empower a High Court is to issue rights including habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto for the enforcement of the fundamental rights of the citizen and for any other purpose. Yes, आर्टिकल 26 में आती है. ऑप्शन ए तो हो जाएगी करेक्ट. फिर ऑप्शन बी 2 क्या है? द फेज फॉर एनी अदर पर्पस refers to the enforcement of the ordinary legal right. This implies that the jurisdiction of the High Court is wider than that of Supreme Court. Yes, ये भी ऑप्शन करेक्ट है. फिर ऑप्शन 3 क्या है?
द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू rights only for the enforcement of the fundamental rights and not for any other purpose, that is does not extend to case where the branch of the ordinary legal right is alleged. ये भी options correct है. The high court can issue rights to any person, authority and government not only within its territorial jurisdiction but also outside its territorial jurisdiction if the cause of action arise within its territorial jurisdiction. ये भी ऑप्शन करेक्ट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 2 3 4. यस, 1 2 3 4. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. Which of the following autonomous council in Assam has been seen from under the 6th schedule of the Constitution of India? 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी काउंसिल 6th शेड्यूल में आती है? असम की बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, डिमा हासा ऑटोनोमस काउंसिल एंड राभा असम ऑटोनोमस काउंसिल. कौन कौन सी काउंसिल 6th शेड्यूल के अंदर आती है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल आती है 6th शेड्यूल के अंदर, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस बॉडी भी आती है, डिमा हासा भी आती है एंड राभा हासंग ये नहीं आती है 6th शेड्यूल के अंदर. आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3 किस ऑप्शन में है? 1 2 एंड 3 ऑप्शन सी में है. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. ओके, आर्टिकल 371C provides that the special provision for the state of Assam under the article the President of India is empowered to provide for the creation of committee for the Assam Legislative Assembly consisting member elected from tribal areas of the state and such as member she may specify. ये कौन सी इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ओके, इनमें से क्या बताना है? इनकी में से आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, राइट. आर्टिकल 371C में नहीं, आर्टिकल 371B में आती है ये. आर्टिकल 371C वाज एडेड बाय द सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1969. ये भी गलत है. आर्टिकल 371D deals with special provision with respect to the state of Andhra Pradesh and Article 371E deals with the establishment of Central University in Andhra Pradesh. Yes, ये ऑप्शन करेक्ट है. 32 Constitutional Amendment Act which was made in 1973 inserted Articles 37(1)D and 37(1)E into the Constitution of India. ये ऑप्शन सही है. आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट आपको बताना है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगी? 1 एंड 2. ओके, 1 एंड 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट. 1 एंड 2 इनकरेक्ट है. ओके, नेक्स्ट नहीं दोस्तों, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू.